This subject includes using JavaScript and the mechanisms available in PHP for developing web applications. Okay. So, before diving into the syllabus, that is JavaScript and PHP, the prerequisite of the syllabus is that a student or a learner should have some knowledge of HTML and CSS, and also if Bootstrap is knowable to you, then it is beneficial. I prefer it that use of Bootstrap is preferable, so we can design attractive web pages. Okay. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कुछ डिस्कशन करेंगे HTML और जावास्क्रिप्ट के HTML और CSS के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कल आपका प्रैक्टिकल रहेगा WDT का। तो आपको कल क्या करना है प्रैक्टिकल में, मैंने आपको बताया भी था कि यू हैव टू do practice of HTML and CSS. First of all, you have to do practice of HTML and then CSS, and you can refer. I personally suggest it that you should refer W3 Schools website. आप W3 Schools website में से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल्स, सिंपल बेसिक एग्जांपल्स से लेकर मतलब कि हर एक चीज़ को वहाँ पे समझाया गया है। तो आपको मतलब कि उसमें जितना है अवेलेबल W3 स्कूल्स में, वो सब कुछ तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 या 2 सेशन आप केवल प्रैक्टिस करो HTML और CSS की। तो क्या होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप ज़्यादा जान जाओगे। आप पहले BCA में जब आपने पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था, तब आपको पता था, लेकिन अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो शायद आपको आप भूल भी गए होंगे, तो वो वापस रिफ़्रेश हो जाएगा आपका नॉलेज। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी वो डिस्कस कर रहे हैं और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आप भी कल उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes? Okay, fine. So, as I told you, we will start with HTML, then CSS and JavaScript. देखो HTML में तो बहुत सारा है, तो वो मतलब कि HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे टैग्स है। अगर उन सभी को यहाँ पे हम लिस्ट आउट करें तो हमारे कितने दिनों के सेशंस ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब कि HTML के डिस्कशन में। लेकिन देखो HTML में हर दिन मतलब कि हर कुछ समय पे नया कुछ इन्वेंट होता है, तो आपको केवल जानना क्या है कि उसको यूज़ कैसे करें। हाउ और व्हाट इज़ HTML ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। फिर उसमें जब भी कोई नई चीज़ रखी जाती है तो आप इजीली उसको रिफ़र करके, डॉक्यूमेंटेशन उसका रीड करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वो सब कुछ मतलब कि HTML में जो टैग्स अवेलेबल है उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम केवल उसकी बेसिक चीज़ें और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है? It is standard markup language for web pages. Yeah, as I told you yesterday, and somebody of you also has answered me yesterday, it is a markup language for designing and developing our web pages. With HTML we can create our own website. Yeah, you can say that you can create your own website, but a website developed using only HTML will become a static website. Okay, so it is preferable to mix up some another technology to design and to create a dynamic website. Yes, HTML stands for Hypertext Markup Language. Some points to remember about HTML. It is the standard markup language for creating web pages. It describes the structure of a web page. It consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. See, ये उसका फुल फॉर्म है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो ये एक प्रकार की लैंग्वेज ही है कंप्यूटर की, लेकिन ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसको ब्राउज़र इजीली समझता है और
इसमें जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस बनाने के लिए एक ये भाषा का उपयोग किया जाता है, वो HTML है। इट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, आपका वेब पेज मतलब कि अगर आपने वेब पेज डिज़ाइन किया है मतलब या फिर किसी और का डिज़ाइन किया हुआ पेज आप अगर देख रहे हो तो आपको उसमें पता चलेगा कौन इस वेब पेज में क्या क्या है, कहाँ पे हेडर में क्या है, साइड बार में क्या है, फुटर में क्या है, बॉडी में क्या है, कहाँ पे टेबल है, एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें आपको HTML पढ़ने से पता चलती है। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है उसमें HTML के कोड में एक के बाद इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम टैग्स कहते हैं ज़्यादातर या। और ये HTML का कोड जो हम लिखते हैं वो ब्राउज़र को बताता है कि किस तरह से प्रस्तुत करना है क्लाइंट के सामने। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो जनरली दो पहलू होते हैं उसके, फर्स्ट इज द फ्रंट एंड एंड दी अदर इज दी बैक एंड। तो जो फ्रंट एंड है वो क्या है, वो चीज़ है कि जो क्लाइंट को दिखने वाला है, फ्रंट में, क्लाइंट के फ्रंट में रहेगा। आप जो भी उसको प्रस्तुत करना चाहते हो, जिस ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हो उसके सामने आता है, वो होता है फ्रंट एंड। तो ये HTML जो है वो क्लाइंट को दिखाई देगा, मतलब कि HTML में जो हम कोड लिखेंगे, कोड उसका आउटपुट क्लाइंट को दिखाई देगा। तो हम प्रेजेंटेशन लेयर जो कहते हैं अपनी एप्लीकेशन का, कि हम क्लाइंट को जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो उसको बताना चाहते हैं, वो HTML के द्वारा कर सकते हैं। और जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारा क्लाइंट जो होता है वो हम तक पहुंचेगा ब्राउज़र के ज़रिए। तो हम क्लाइंट अगर हमारे पास पहुंचता है ब्राउज़र के ज़रिए तो हम भी क्लाइंट तक पहुंचेंगे ब्राउज़र के ज़रिए। कहने का मतलब हम जो उसको रिस्पॉन्स भेजेंगे वो भी ब्राउज़र में ही भेजेंगे और ब्राउज़र उसको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेंगे, उसने सपोज के कुछ क्वेरी की, मतलब कुछ मांगा हमसे, हम मतलब हमारी एप्लीकेशन की जो वेब सर्वर पे है उससे, तो हम उसको जो प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स देंगे वो हम उसको HTML भेजेंगे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र उसको डायरेक्टली समझ के प्रस्तुत करता है, उसका आउटपुट प्रस्तुत करता है क्लाइंट के सामने। सी अ सिंपल डॉक्यूमेंट। यस सर, आपने कहा कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, तो बैक एंड में तो डेटाबेस होते हैं जनरली, तो सर HTML को डेटाबेस सपोर्ट करता है? HTML डेटाबेस मतलब कि देखो, डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए हम उसमें देखो, HTML जो है ना, HTML केवल अकेला वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है, मतलब कि HTML का उपयोग करके आप जो भी डेवलप करोगे वो स्टैटिक पेज बनेगा, ठीक है। अब जैसा कि आपने कहा कि डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो ये HTML सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि HTML में ऐसा कोई खुद का टैग या मैकेनिज्म नहीं है कि जो डायरेक्टली डेटाबेस से आपको ट्रांजैक्शन करने दे, कनेक्टिविटी करने दे। तो अगर हमारी एप्लीकेशन में, अगर हमारे वेब पेज में ये रिक्वायरमेंट है कि हम क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट मतलब कि इनपुट ले रहे हैं और उसको हमें ट्रांजैक्ट करना है, मतलब कि उसको हमें डेटाबेस तक पहुंचाना है, तो एक्चुअल होगा क्या, देखो इस तरह से होगा। सबको ये जामबोर्ड दिखाई दे रहा है? हेलो, सर सिंपल डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो वाला पेज है। हाँ तो आपको देखो उधर दूसरी लिंक भी भेजी है मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। सी क्लाइंट जो होता है, ओके, और हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो सर्वर पे होती है। और अगर हमने कोई डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाई है तो हमारी एप्लीकेशन के बैकएंड में डेटाबेस भी होगा, ओके। हो सकता है कि ये डेटाबेस जो है वो सर्वर पे ही हो, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को हमने
अपलोड किया है, होस्ट किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ केस में कि डेटाबेस अपना इतना बड़ा है कि हमने डेटाबेस को किसी और सर्वर में, कि जो डेटाबेस सर्वर है वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो आएगी पहले, वो कहाँ पे आएगी? सर्वर पे, जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को क्लाइंट की इस इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए अगर डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो आपका कोडिंग है यहाँ पे जिसमें आपने HTML लिखा है, वो केवल HTML का कोड ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको HTML में कुछ और भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी होगी, PHP, जावा, .NET, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप उस पेज में, जहाँ पे ये पेज, कहने का मतलब कि ये एप्लीकेशन जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, वहाँ पे आपका ऐसा कोड लिखा हुआ होगा आपका कि जिससे आप डेटाबेस में कनेक्टिविटी करते होंगे, और कनेक्टिविटी करने के बाद अलग अलग तरह के डेटाबेस ऑपरेशंस, जिसे हम क्रूड कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो परफॉर्म करते होंगे। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट की रिक्वेस्ट अगर आई है ऐसी कि भाई ऐड रिकॉर्ड, मतलब कि क्लाइंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने फॉर्म में, अब सबमिट करता है तो उस क्लाइंट, एक नया क्लाइंट रजिस्टर हुआ है तो उसका जो डेटा है उसने सबमिट किया है, वो अपने डेटाबेस में, टेबल में एज ए न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्रिएट, सी। ओके। रीड, सपोज कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है रीड करने की, क्लाइंट की ऐसी रिक्वेस्ट आई है जैसे कि आप अपना रिजल्ट देखते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है रीड करने के लिए, तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर एंटर करोगे, एक फॉर्म आपके सामने आएगा यूनिवर्सिटी का, जब आप रिजल्ट की लिंक पे क्लिक करोगे तब उस पेज में आपसे एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर मांगा जाएगा, आप उसमें अपना सीट नंबर इनपुट करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, तो सबमिट पे क्लिक करने से वापस क्लाइंट की ये रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी सर्वर पे, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और वो रिक्वेस्ट कौन सी है? आपने उससे डेटा मांगा है। पहले जो मैंने आपसे कहा कि क्लाइंट रजिस्टर होता है, तो जो रिक्वेस्ट पहुंचती है उसमें क्या होता है? डेटा होता है कि जो इंसर्ट करना रहता है टेबल में, वो सी क्रिएट ऑपरेशन है। उसी तरह से अब आप अपना रिजल्ट जानना चाहते हो तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर इनपुट करके जब सबमिट करोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर में, और वो रिक्वेस्ट कौन सी होगी? रीड के लिए, कि डेटाबेस के टेबल में कहीं पे आपका रिजल्ट स्टोर हुआ है और आप उस रिजल्ट को मांग रहे हो, तो ये एक प्रकार का रीड ऑपरेशन हुआ। ये रिक्वेस्ट जब जाएगी एप्लीकेशन में पहुंचेगी, और एप्लीकेशन के अंदर ये कोड लिखा होगा, PHP, जावा, .NET या किसी फ्रेमवर्क का यूज़ किया होगा, और वो जो कोड होगा वो क्या करेगा? डेटाबेस से क्वेरी करेगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट। वो डेटाबेस सेम PC में भी हो सकता है या फिर किसी डेटाबेस सर्वर में भी हो सकता है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ वो रीड ऑपरेशन हुआ। इस तरह से अपडेट और डिलीट भी। लेकिन कहने का मतलब क्या कि केवल HTML जो है इट इज़ फॉर प्रेजेंटेशन, वो प्रस्तुत करता है। हम जो उसको देंगे, हम उसमें जो क्या कहेंगे स्टाइल्स सेट करेंगे, उस तरह से वो डेटा प्रस्तुत करेगा क्लाइंट को, लेकिन वो डेटाबेस ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो हमें क्या चाहिए? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। एक्चुअली HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आया समझ में? तो हमें क्या करना रहता है कि अपने HTML के पेज में हमें इंक्लूड करना होता है PHP, जावा, .NET, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी कि जिसके ज़रिए हम डेटाबेस से कनेक्ट होकर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सके। और फॉर एग्जांपल अगर हम PHP का यूज़ करते हैं तो ये सर्वर पे जो हमारा प्रोग्राम होगा, एप्लीकेशन जो मैंने कहा आपको, वो एक्चुअली .php से ही सेव होगा, HTML से सेव नहीं होगा। और आपको बता दूं कि वो .php वाली फाइल में HTML, CSS, PHP ये सब हो सकता है। ये तीनों का मिश्रण कोड उसमें होगा। वो सर्वर पे जो अपनी एप्लीकेशन है
वो सर्व करती है, वो एप्लीकेशन जो है वो कंट्रोलिंग करती है इस रिक्वेस्ट को। आया समझ में रुपेश? यस सर, थैंक यू। ओके, आपने ही पूछा था ना? हाँ सर, मैंने ही पूछा था। हाँ, किसी और को कोई डाउट है? ये मैंने आपको एक जनरल सिनेरियो बताया कि आपने शायद मेरे ख्याल से बीसी में पढ़ा होगा कि 1 टायर एप्लीकेशन, 2 टायर एप्लीकेशन, 3 टायर एप्लीकेशन पढ़ा है आप लोगों ने? आपके सामने ये चीज़ आई होगी। जब हम वेब एप्लीकेशन, हाँ सर। वेब टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये 3 चीज़ें जनरली हमारे सामने आती है और ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो अभी ये यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है तो आपको वो भी बता ही दूँ। कौन मुझे बताएगा, किसी को याद है 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर? गूगल मत करना, याद है तो बता देना। सर, डेटा वेयरहाउस में सीखा था 3 टायर आर्किटेक्चर। तो उसमें सबसे पहले था ऑपरेशनल एप्लीकेशन, ऑपरेशनल सिस्टम, फिर एंटरप्राइज वाइज ट्रांजेक्शन, इंडिपेंडेंट डेटा माइट एंड लास्ट में था सिस्टम। ओके, क्या ये मैंने स्पेलिंग सही लिखा है या गलत लिखा है? सर सही लिखा है। सही लिखा है। चलो, आपने अभी मेरे को समझा दिया जो आपने थ्योरी में पढ़ा, लेकिन आप इजीली मुझे केवल वो बता सकते हो कि वो होता क्या है एक्चुअली? सर, अपना जो कोई भी एप्लीकेशन होता है तो सबसे पहले वो कोई भी सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर से वो कहाँ जाएगा, तो क्या अपना ये वेब सर्वर पे जाएगा, और वेब सर्वर थ्रू सर्वर पे डेटा जाएगा। तो उसको 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं कि सबसे पहले वो क्लाइंट से वेब सर्वर पे गया और वेब सर्वर से डायरेक्टली सर्वर पे गया। ओके, 2 टायर में? 2 टायर में सर डायरेक्टली कनेक्शन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर होता है, उसमें बीच में वेब सर्वर नहीं आता है। और 1 टायर में? सर उसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक कि वो लैन कनेक्शन जो होता है उसको 1 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसका क्लाइंट होता है, सर्वर को कोई कंसेप्ट नहीं होता। देखो, आपको मैं सिंपली समझाऊं कि 1 टायर एप्लीकेशन में क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा है, ओके, क्लाइंट के लिए हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। ये अपना प्रोग्राम क्लाइंट के पीसी में होगा, कंट्रोलिंग भी उसी पीसी में होगा, डेटाबेस भी उसी पीसी में होगा, जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं ना, कि क्लाइंट के पीसी में ही वो एक ही मशीन में सब कुछ होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक ही सिस्टम में जनरेट होगा, उसको 1 टायर एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 टायर। अब 2 टायर में क्या होता है, जैसा आपने बताया रुपेश, 2 टायर में क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, ओके। क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेजता है, ओके। सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, उसका मतलब क्या हुआ कि सर्वर पे अपना कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, एप्लीकेशन होगी, जिसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस एप्लीकेशन को जाएगी और उस एप्लीकेशन के पास सब कुछ होगा क्लाइंट को देने के लिए, मतलब कि क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको फुलफिल करने का सब कुछ तरीका इस एप्लीकेशन के पास होगा, डेटाबेस भी उसी सिस्टम में होगा, ओके। तो इस तरह का जो माहौल होता है कि सर्वर खुद कैपेबल है, सर्वर पे जो एप्लीकेशन है वो खुद कैपेबल है क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने के लिए, और जो कुछ भी उसको चाहिए वो उसी मशीन से मिल जाता है, उसको 2 टायर बोलते हैं। और 3 टायर में क्या होता है, क्लाइंट जैसा आपने बताया, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर होता है, या फिर आपने जैसे बताया कि वेब सर्वर होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेटाबेस सर्वर, या फिर कोई और सर्वर एप्लीकेशन, वहाँ पे रेड भी हो सकता है। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी मिडलवेयर या वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर को जो रिक्वेस्ट मिली है उसके पास पूरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने के लिए, तो वो वापस किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। समझ लो कि वो डेटाबेस सर्वर को, फॉर एग्जांपल जीटीयू का जो कुछ भी डेटा है, फॉर एग्जांपल वो अमेजोन सर्वर पे है, ओके। तो आप जब अपने रिजल्ट के लिए क्वेरी करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पहले जीटीयू पे जाएगी, जीटीयू के वेब सर्वर में,
और उसको पता चलेगा कि ये स्टूडेंट ने मतलब कि क्लाइंट ने अपना रिजल्ट मांगा है और वो रिजल्ट कहाँ पे है, डेटाबेस के सर्वर में, दूसरा सर्वर है वहाँ पे। तो वो एप्लीकेशन वापस क्वेरी करेगी, मतलब कि रिक्वेस्ट करेगी कौन से सर्वर को, डेटाबेस सर्वर को। अब डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा एप्लीकेशन सर्वर या मिडलवेयर को, और फिर वो वापस रिस्पॉन्स किसे भेजेगा, क्लाइंट को। तो ये जो माहौल है, इस तरह का आर्किटेक्चर है, उसे कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, आया समझ में सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी सिंपल। नो सर। 1 टायर मीन्स एवरीथिंग इन 1 पीसी, 2 टायर मीन्स क्लाइंट एंड अ कैपेबल सर्वर, 2 चीज़ें, एंड 3 टायर मीन्स क्लाइंट और मिडल सर्वर, दैट इज आइदर वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वॉट एवर, बिजनेस लॉजिक उसमें होगा। ओके, एंड देयर इज अनदर सर्वर दैट इज एप्लीकेशन सर्वर और सम अनदर सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ओके, तो यहाँ पे यस, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स देखो, उसकी शुरुआत होती है इस तरह की लाइन से। ये एक नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में आप फाइल ओपन करके, न्यू फाइल ओपन करके इस तरह का कोड लिखोगे, डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, ये सब उसके एलिमेंट्स हैं। हेड ओवर, देन बॉडी स्टार्ट, फिर यहाँ पे H1 टैग में लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, पैराग्राफ लिखा है माई फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी टैग ओवर, HTML टैग ओवर। तो ये एक सिंपल सा HTML का पेज है जो हमने नोटपैड प्लस प्लस में लिखा है। अब इसको सेव करते हैं हम .html से, जो भी आपको नाम रखना है आपके वेब पेज का। अभी तो हम कोई सर्वर यूज़ नहीं कर रहे, तो लोकली इसे सेव करेंगे। ओके, इस फाइल को page1.html कहीं भी इसको आप सेव कर सकते हो, D ड्राइव में, E ड्राइव में, अपने पीसी में, कहीं पे भी, लेकिन .html देना है। ओके, .html से सेव करोगे तो इसका क्या होगा रिजल्ट, कि आप अपने कंप्यूटर के एक्सप्लोरर में जाओगे, माई कंप्यूटर में, तो वहाँ पे ये फाइल जहाँ पे सेव किया आपने, उसका आइकन ऑटोमेटिकली ब्राउज़र का हो जाएगा। जो ब्राउज़र आपके पीसी में डिफ़ॉल्ट है, उसका आइकन इस फाइल में आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि इस फाइल को आप डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन होगी और वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ब्राउज़र क्या करता है, ये इस कोड को जानता है, HTML के इस पूरे कोड को ब्राउज़र जानता है और इसको इंटरप्रेट करेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह की HTML फाइल नहीं लिखी, .html से सेव नहीं किया है, और ये टेक्स्ट फाइल है, तो जो कुछ भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है ना HTML का, वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कोड, सोर्स कोड। अगर हम बात करें इस पेज की, जिसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, doc type HTML declaration defines that the document is an HTML5 document। ये अब जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML5 का, उसे यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है एक्सक्लेमेशन साइन doc type देन HTML। फिर हम स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट से, कि जो रूट एलिमेंट है अपने वेब पेज का। फिर हेड एलिमेंट, इट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। अगर आप अपने वेब पेज में किसी और एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना चाहते हो, जैसे कि कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल, तो लिंक करने की इन्फॉर्मेशन, फिर मेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपके पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आप हेड सेक्शन में रख सकते हो। कहाँ पे? हेड सेक्शन में। फिर टाइटल की, जो आपके HTML पेज का टाइटल रहता है, कि जो टाइटल बार में दिखाई देता है। फिर जो मेन कंटेंट होता है आपकी एप्लीकेशन का, वो बॉडी सेक्शन में होता है, बॉडी टैग के अंदर आता है, स्टार्टिंग बॉडी टैग एंड एंडिंग बॉडी टैग। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वैलिड HTML एलिमेंट्स वहाँ पे हो सकते हैं, सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एट्सेट्रा। H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें जो भी मैंने आपको बताया, उसमें H1 जो है वो लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले करता है। फिर P इट इज़ फॉर डिफाइनिंग पैराग्राफ्स,
हाँ, तो ये उसका स्ट्रक्चर था। पहले HTML था, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे वो एंड हुआ। फिर हेड सेक्शन कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि टाइटल मेटा इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे। फिर एक्सटर्नल फाइल्स का लिंक भी हम वहाँ पे रख सकते हैं। फिर बॉडी सेक्शन के अंदर आपके पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, इमेजेस, टेबल्स एटसेट्रा। कंटेंट, मेन कंटेंट जो है आपका, मेन कंटेंट आपके वेब पेज का कि जो आप क्लाइंट को बताना चाहते हो, प्रस्तुत करना चाहते हो, वो इस बॉडी सेक्शन में आएगा। HTML document generally consists of the following things: elements and tags, attributes, special characters, comments। मतलब कि आपके वेब पेज में इतनी चीज़ें होती है जनरली जो आप HTML में डिफाइन करते हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। एलिमेंट्स में क्या होता है? एलिमेंट्स आर दी स्ट्रक्चर्स दैट डिस्क्राइब पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, P एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। मतलब कि एलिमेंट्स वो चीज़ है कि जो आपके पेज में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं: स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग। जैसे कि अभी हमने देखा था कि P लिखा था, फिर कुछ कंटेंट लिखा था, फिर उसके बाद एंड टैग लिखा था P। तो ये पूरी चीज़ जो है वो क्या है? एलिमेंट है, आपके पेज का एक एलिमेंट है। उसमें तीन चीज़ें होती है: स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग। Tags are instructions that are embedded directly into the text of the document. It is a signal to a browser that it should do something other than just throw text up on the screen. ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आप HTML से सेव नहीं करोगे और टेक्स्ट डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर में लिख के दोगे ब्राउज़र को, तो वो एज इट इज़ टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा। उसी तरह से आपका HTML का पेज है और उसमें आपने HTML से पेज को सेव किया है, लेकिन आप कोई उसमें टैग डिफाइन नहीं करते हो, बस उसमें आप लाइंस लिख रहे हो एज पैराग्राफ और व्हाटएवर। तो जब ये पेज आपका ब्राउज़र को मिलेगा तो ब्राउज़र क्या करेगा? आपने जो कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके लिखा है वो एज इट इज़ उसको थ्रो कर देगा स्क्रीन पे, मतलब कि डिस्प्ले करेगा एज इट इज़ जो आपने टाइप करके रखा है, क्योंकि आपने कोई उसमें टैग ही यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये जो टेक्स्ट आप क्लाइंट को डिस्प्ले करना चाहते हो, उसमें किसी भी प्रकार का आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, उसको एट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप अलग अलग प्रकार के टैग्स का यूज़ कर सकते हो। अलग अलग टैग्स के यूज़ करने से आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो डेटा है, वो अलग अलग तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हो क्लाइंट को। All the HTML tags begin with an appropriate open angle bracket and end with a close angle bracket. Generally there are two type of tags: paired tag and single tag. पेड टैग जो होता है उसमें क्या होता है कि उसको स्टार्ट और एंड टैग दोनों होता है और देना पड़ता है। और सिंगुलर टैग में क्या होता है? सिंगुलर टैग में वो स्टैंड एलोन होता है, मतलब कि उसको एंड टैग नहीं होता, जैसे कि BR। एट्रीब्यूट्स, अब देखो कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जिसके साथ आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप सपोज आप इमेज डिस्प्ले करना चाहते हो, तो इमेज डिस्प्ले करने के साथ उसकी हाइट विड्थ भी, एलिमेंट की हाइट विड्थ भी सेट करना चाहते हो कि इमेज वो ब्राउज़र में कौन सी साइज़ में डिस्प्ले होनी चाहिए, तो वो एडिशनल चीज़ आप बताना चाहते हो ब्राउज़र की, ये एलिमेंट को आप इतनी साइज़ में डिस्प्ले करो, तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स यूज़ करने होंगे। इट इज़ लाइक प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। HTML tags require additional information to be supplied to them. This additional information supplied to an HTML tag, it is known as attribute of the tag. Attributes are written immediately after the opening tag, separated by a space. Multiple attributes can be associated with a tag separated by a space. देखो एट्रीब्यूट्स को लिखा कैसे जाता है, तो कि टैग में स्पेस के बाद, टैग के अंदर स्टार्ट टैग में टैग का नाम लिखने के बाद स्पेस करके आप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख सकते हो। इस तरह के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हो सिंगल टैग पे। हर एक एट्रीब्यूट के बीच में क्या आएगी? वाइट स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, द इमेज एलिमेंट टेक्स src attribute to provide the location of the image, and alt alternative attribute to give alternate text for the case in which image can't be displayed. अब देखो आप अपने वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई भी पिक्चर, JPG, BMP, व्हाटएवर, तो उसके लिए img टैग है
ओके, IMG टैग में वो इमेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, कैपेबल है इमेज शो करवाने के लिए। तो कौन सी इमेज शो करवानी, वो हमें उसका एक एट्रीब्यूट है SRC एट्रीब्यूट, सोर्स। उसमें वो इमेज जहाँ पे भी है उसका हमें पाथ देना रहता है SRC में, और फिर स्पेस करके हम एक दूसरा एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव। मतलब कि अगर किसी भी वजह से ये इमेज अगर अवेलेबल नहीं है या तो शो नहीं हो पाती, तो उस केस में ये जो टेक्स्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, वो टेक्स्ट क्लाइंट को दिखना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसको बोलते हैं। तो ये एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ कर रहे हैं IMG टैग के साथ। Special characters. Some characters in HTML are reserved for use as markup and must be escaped to appear literally. अब देखो कभी कभी जनरली ऐसा होता है कि देखो, अब जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो या फिर कोई लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ चीज़ें पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर मार्कअप लैंग्वेज में रिजर्व्ड होती है, कुछ शब्द उसमें रिजर्व्ड होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उसमें रिजर्व्ड होते हैं, उसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। हमें पता है कि भाई देखो ये स्लेश है, स्लेश, तो स्लेश का यूज़ भाई पाथ सेपरेट तरह से होता है, पाथ के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम स्लेश के द्वारा सेपरेट करते हैं। उसी तरह से HTML की बात करें तो लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा है, देखो ये दोनों ही कैरेक्टर्स का यूज़ होता है टैग को मेंशन करने के लिए। तो अगर हम अपने टेक्स्ट में कहीं पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ अवर रिक्वायरमेंट, सपोज कि आप जो टेक्स्ट क्लाइंट को प्रस्तुत करना चाहते हो वहाँ पे कुछ डेटा, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे है कि जिसका लैंग्वेज में भी पर्टिकुलर मीनिंग है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐसे कैरेक्टर्स को आपको एस्केप करना होगा। उसका जो एस्केप कोड है या फिर यूनिकोड है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। सी, लेस देन एंड ग्रेटर देन कैरेक्टर्स मे बी रिप्रेजेंटेड विथ एन एंटिटीज। अब देखो लेस देन डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा @LT सेमीकोलन, एंड ग्रेटर देन के लिए @ नहीं है लेकिन $GT सेमीकोलन। सिमिलरली अगर आप M% डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए $AMP सेमीकोलन आपको लिखना है। अदर एंटिटीज एग्जिस्ट फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी इजीली बी एंटर्ड विद सम कीबोर्ड्स। फॉर एग्जांपल द कॉपीराइट सिंबल आप डिस्प्ले करना चाहते हो अपने वेब पेज में, तो उसके लिए जो एस्केप कैरेक्टर्स है वो क्या है, $copy, और उसके बाद आपको करना है सेमीकोलन। तो $copy लिख के सेमीकोलन करोगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा, कॉपीराइट का सिंबल आएगा। कमेंट्स इन HTML हैव कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स। हाँ, कमेंट्स भी मतलब कि प्रोग्रामिंग में हम जनरली कमेंट्स जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हैं तो कमेंट्स उसमें होगी ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो भी एक से ज़्यादा चीज़ों को टेस्टिंग करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों को कमेंट में लिख के बाकी की चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो HTML में भी कमेंट्स का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट सिंटेक्स है उसकी, इस तरह से लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन 2 हाइफन्स देन आपका कमेंट, अगेन उसे एंड करने के लिए 2 हाइफन एंड ग्रेटर देन की साइन। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू, बेस्ट प्लेस टू लर्न HTML इज ऑनलाइन फ्रॉम W3 स्कूल्स। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया, कल भी बताया कि नेक्स्ट डे मतलब कि कल जो आपकी लैब होगी उसमें आपको यही चीज़ करनी है। HTML कहाँ से करना है, W3 स्कूल से। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको आज डेफिनेशंस का लिस्ट भी दूंगा कि जो आपको परफॉर्म करनी रहेगी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन स्टार्टिंग, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम CSS डिस्कस करेंगे। ये केवल बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, अदरवाइज HTML में तो बहुत सारा है कि जो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब कि मेन
पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ नॉट HTML, बट उसका यूज़ हमें करना है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आपको एप्लीकेशन डेवलप करने में थोड़ा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा. So has anybody